स्वागत है आपका एकलव्य स्नातक पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का सब्जेक्ट है लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स सेमेस्टर 4 का। उसकी यूनिट 5 है, लास्ट यूनिट है, उसको डिस्कस करेंगे। मीडिया निगरानी एवं समाचार संचार में सहायक, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। बहुत ही जर्नल हमारी ये यूनिट है, हम चैप्टर है, ठीक है, बहुत इजी हम कह सकते हैं इसको। इतनी जितनी भी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे वो सारी की सारी आपने पहले ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, एकलव्य स्नातक 1 सर्च करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो मीडिया क्या है तथा भारत में मीडिया की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विस्तार से चर्चा कीजिए। आपको पता है मीडिया क्या है? मीडिया एक संचार माध्यम है, ठीक है। यानी कि मीडिया जो शब्द है वो मीडियम से बना है, तो मीडियम का अर्थ क्या होता है? माध्यम एक होता है, ठीक है। किसी भी सूचना, विचार या भाव को दूसरों तक पहुंचाना ही संचार कहलाता है, ठीक है। यानी कि हमारे जो आइडियाज होती है, हमारी फीलिंग्स होती है, हम एक से दूसरे तक पहुंचाते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन होती है उसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, तो वो कहलाता है संचार, ठीक है। एक साथ लाखों करोड़ों लोगों तक विचारों को पहुंचाना ही संचार माध्यम, जनसंचार, मास कम्युनिकेशन या फिर मीडिया कहलाता है, ठीक है। मीडिया जनमत को भांपने का सबसे सरल एवं स्वीकृत माध्यम है। यानी कि जनमत यानी कि लोग किस बारे में अपनी राय रख रहे हैं सबसे ज्यादा, उस चीज को भांपने का सबसे सरल माध्यम और सबसे स्वीकृत माध्यम होता है। सबसे इजी किस तरह से है कि मीडिया होता है, उनका काम क्या होता है? फील्ड में ज्यादातर उनका काम होता है लोगों से बातचीत करना, लोगों के अलग अलग मुद्दों पर उनकी राय लेना। तो उससे हमें पता चल जाता है कि जो जनता है या फिर जो समाज है उसके विचार किस टॉपिक पे ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। वो किस मुद्दे पर ज़्यादा बात कर रहे हैं, देश में किस चीज़ पे कानून आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सबसे सरल और सबसे स्वीकृत माध्यम मान सकते हैं। स्वीकृत इसलिए क्योंकि मीडिया के ऊपर लोग सभी भरोसा करते हैं और ये भरोसा करा जाता है कि मीडिया जो रियल न्यूज़ होती है, रियल इन्फॉर्मेशन होती है, उसको शेयर करता है हमारी सोसाइटी की। सबसे सरल इसलिए है क्योंकि मीडिया का काम ही होता है फील्ड में, ठीक है, तो उनका काम ही होता है इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, तो इसलिए सबसे ईजी ये रहता है। जनमत निर्माण में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि जो जनता होती है उनके मत के निर्माण में वो क्या सोचते हैं, उस चीज़ में मीडिया काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस तरह से कि आप इसको देखो, मीडिया ने कोई एक मुद्दा उठा रखा है, ठीक है, तो उसके बारे में जो पूरा समाज है, पूरी जो जनता है वो क्या सोचती है, उस पे अपने अलग, जो सभी व्यक्ति हैं अपने अलग अलग विचार रखेंगे, तो इस तरह से जनमत का एक निर्माण होता है जिसमें मीडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब भारत में मीडिया की अगर हम बात करते हैं तो भारत में मीडिया की जो शुरुआत थी वो 29 जनवरी 1780 में हुई थी। कैसे? द बंगाल गजट नाम का एक अखबार था, समाचार पत्र था, उसके साथ में प्रिंटेड मीडिया के रूप में इसकी शुरुआत मानी गई है भारत में। तब से लेकर अब तक यह काफी ज्यादा परिपक्व, विशाल एवं विस्तृत हो चुका है, यानी कि काफी ज्यादा मेच्योर हो चुका है। पहले की अगर हम देखेंगे तो कुछ न्यूज ऐसी आती हैं जो किसी भी काम की नहीं होती हैं, लेकिन उसमें अब मेच्योरिटी धीरे धीरे आ रही है, ठीक है। जैसे कि लोकल न्यूज जो होती हैं वो काफी ज्यादा न्यूज़पेपर में डाल दी जाती हैं जिनका कोई समाज से मतलब ही नहीं होता है। विशाल काफी ज्यादा बड़ा हो गया, इसका पूरा दायरा बड़ा हो गया, ठीक है, हो चुकी हैं। किस तरह से कि जो कोई भी न्यूज़पेपर अगर हम देखते हैं तो वो आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में अलग अलग पार्ट्स में ऐसे ऐसे पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो पूरा नेटवर्क काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। यह एक प्रकार से जनमानस को जागृत कर राष्ट्र के कानूनों को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाता है। लोग होते हैं, जनता होती है, उसको जागृत करके उसके अलग अलग जो पॉइंट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके बारे में अवेयरनेस करके जो देश के कानून होते हैं, कानून बनाए जाते हैं, उनमें आकार देने का ये काम करती है। औपनिवेशिक शासनकाल में मीडिया की क्या भूमिका थी, एक बार उसको देखते हैं। तो औपनिवेशिक शासनकाल में जो मीडिया था वो दो भागों में बटा हुआ था। पहला था उपनिवेशवाद के विरोध में, उपनिवेशवाद यानी कि जो अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा था हमारे इंडिया को, उसके विरोध में, ठीक है। दूसरा था उपनिवेशवाद के पक्ष में, यानी कि ये लोग कहते थे ये सही है। अब इनकी क्या भूमिका थी? तो इनका जो केंद्र बिंदु था वो राजनीति थी, यानी कि राजनीतिक जो शक्ति थी वो इंडिया के पास होनी चाहिए, इस चीज में बारे में बात की गई थी। या फिर जो विरोध में थे वो ये कहते थे कि जो राजनीतिक शक्ति है वो ब्रिटिश के पास ही होनी चाहिए। मीडिया ने उपनिवेशवाद को खत्म करने के लिए देशव्यापी स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। और हम ये भूल नहीं सकते कि किस तरह से जो उस टाइम का मीडिया था उसने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए काम किया था। मीडिया ने देश की स्वतंत्रता सेनानी के साथ मिलकर
मिलकर कई राष्ट्रव्यापी आंदोलनों को भी चलाया था, जैसे कि अगर हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, और भी कई तरह के जो आंदोलन थे, लोगों के बीच में अवेयरनेस लाने का जो काम था वो मीडिया ने किया था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को सरकार और मीडिया के जो संबंध थे बुनियादी तौर पर बदल गए। तो पहले क्या था 15 अगस्त 1947 से पहले, कि जो सरकार, एक जो सरकार के जो तत्व थे, जैसे कि अलग अलग स्वतंत्रता सेनानी, वो उनकी एक अपनी सरकार थी, और मीडिया, ये दोनों आपस में मिलकर देश को आज़ाद करवाने के लिए, देश के विकास के लिए काम कर रहे थे, उसको स्वतंत्र करवाने के लिए। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जैसे ही देश आज़ाद हुआ, तो उसमें सरकार और जो मीडिया थी उसके जो संबंध थे वो बदल गए थे। पहले दोस्ताना संबंध थे, लेकिन मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी को उसको देखते हुए उनके जो संबंध थे उनको बदल दिया था। मीडिया ने राजनीतिक नेतृत्व के साथ मिलकर आधुनिक भारतीय राष्ट्र की आधारशिला का निर्माण किया। ये किस लिए कहा जाता है कि मीडिया ने अलग अलग जो मुद्दे थे, जब फॉरेन पॉलिसी को लेकर हम बात करें, जो इंटरनल पॉलिसी को लेकर, उसमें लोगों को अवेयर करा, ठीक है, उसमें अपने सुझाव व्यक्त करे। तो इस तरह से राजनीतिक नेतृत्व के साथ जो अलग अलग टॉप के जो लीडर्स थे, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर वगैरह, इनके साथ मिलके जो भारत है उसके बारे में, उसकी जो आधारशिला है, उसके विकास में अपना काफी ज्यादा योगदान दिया है। अब मीडिया के अगर प्रकारों की हम बात करते हैं, तो मीडिया दो प्रकार का होता है। एक होता है नवीन मीडिया, यानी कि जो कुछ मीडिया के जो टाइप होते हैं, नए टाइप आए हैं, उन चीजों को पढ़ेंगे। दूसरी होती है पारंपरिक मीडिया। पारंपरिक यानी कि जो पुराने टाइम से वैसी की वैसी चली आ रही है। अब पारंपरिक मीडिया में हम तीन कंपोनेंट को देखते हैं। पहला होता है तो प्रिंट मीडिया। अब प्रिंट मीडिया में अगर हम देखते हैं, न्यूज़पेपर आ जाता है, न्यूज़पेपर के साथ में जो हमारी बुक्स होती हैं वो आ जाती हैं, ठीक है, मैगजीन्स होते हैं, मैगजीन्स, कुछ लेटर्स वगैरह होते हैं, ये सारे के सारे प्रिंटेड फॉर्म में आ जाते हैं। यानी कि जो भी चीज़ें हम प्रिंटेड फॉर्म में पढ़ते हैं वो सारी की सारी प्रिंट मीडिया में आ जाती हैं। और इसका जो हिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है। ठीक है, तो हम इसके कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ इसके नफ़ा नुकसान होते हैं। किस तरह से इसके फायदे किस तरह से हो सकते हैं, कि अगर हमें प्रिंटेड फॉर्म में कोई भी हमारे पास बुक है, तो उसको हम जितनी बार चाहें उतनी बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी हम उसको लेके जा सकते हैं, तो इस तरह से। लेकिन उसका नुकसान ये भी है कि हमें बार बार उसी चीज़ को देखने के लिए पूरा पन्ना पलटना पड़ता है। इस तरह से इसके नुकसान भी होते हैं। दूसरे होते हैं श्रव्य माध्यम। श्रव्य माध्यम में हमारे पास रेडियो आ सकता है। ठीक है, रेडियो में कोई भी जो ब्रॉडकास्ट किया जाता है इन्फॉर्मेशन को, वो हम सुन सकते हैं। और इसका भी अपना एक टाइम था जब रेडियो खूब चला करता था। ठीक है, तो ये बीच का एक टाइम था। और रेडियो के भी अपने कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे एजुकेशन ने रेडियो को उस टाइम पे माध्यम बना के लोगों को शिक्षा देने का काम किया था। जो डिस्टेंस लर्निंग थी उसको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित किया था। ठीक है, और भी जो किसान थे उनके लिए जो अलग अलग तरह की जो इन्फॉर्मेशन थी, उनको रेडियो के माध्यम से लगाया गया था। ठीक है, तो ये होता है रेडियो माध्यम, आ जाता है प्रिंट पारंपरिक मीडिया के अंदर में। तीसरा होता है दृश्य श्रव्य माध्यम, यानी कि ऑडियो वीडियो जो मीडियम होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। ऑडियो वीडियो में जैसे आज के टाइम पे अगर हम देखते हैं, टीवी हमारे पास सबसे ज़्यादा ऑडियो वीडियो में आने वाला माध्यम है। इसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। मोबाइल फ़ोन आ जाता है इसमें। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं जो हमारी जो नवीन के जो माध्यम होते हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। लेकिन सारे नहीं आते हैं, क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन है वो एक बहुत पुराने टाइम से तो नहीं, लेकिन एक पुराने टाइम से ही चला आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी पारंपरिक मीडिया के एक हिस्सा हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं नवीन मीडिया की, नवीन मीडिया में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है। जैसे इंटरनेट है। इंटरनेट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पूरे विश्व में हमें कहीं से भी किसी भी स्थान की जानकारी हमें चाहिए होती है, किसी भी फील्ड की, किसी भी डिपार्टमेंट की, किसी भी व्यक्ति के बारे में, फेमस व्यक्ति होता है उसके बारे में चाहिए होती है, तो वो हम इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट ने जो पूरी दुनिया है उसको एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे लाके इकट्ठा कर दिया। ठीक है, फिर बात करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो लोगों के बीच में जो फिजिकल जो डिस्टेंस है उसको काफ़ी ज़्यादा कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने पूरे विश्व को एक जो परिवार होता है, गांव के रूप में इसको तब्दील कर दिया है। अब लोग जो होते हैं अपने आपस में, किसी भी कितनी भी दूरी होती है उनके बीच में, किसी भी दूसरे देश में बैठे होते हैं, उन आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर मोबाइल फ़ोन आता है। मोबाइल फ़ोन में भी हम अलग अलग तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हम उसमें देख सकते हैं। ठीक है, और इसके भी अपने अपने नफ़ा नुकसान होते हैं। ठीक है, अब मीडिया की क्या भूमिका होती है? सूचना देना, समाज को सूचना देना, उनके आसपास में जो भी घटनाएं घट रही हैं, देश के हित में जो जो सूचनाएं होती हैं उनको प्रदान करना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में किस तरह से काम किया, भारत का क्या नाम हो रहा है, ठीक है,
कौन कौन सी हिंसाएं भारत के खिलाफ की जा रही हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, समाज के स्तर पर सूचना देना मीडिया का काम होता है। समाज को शिक्षित करने का काम होता है। समाज में कोई भी कुरीति चल रही होती है, गलत अवधारणाएं समाज में बना रखी होती हैं, तो उन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस जो फैलाने का काम होता है वो मीडिया के द्वारा किया जाता है। मनोरंजन का एक माध्यम होता है मीडिया, ठीक है। जैसे कि आप जो कॉमिक्स वगैरह पहले टाइम पे हम पढ़ते थे, ठीक है, जो बुक्स वगैरह होती थी, स्टोरी बुक्स, वो आ जाती थी। और आज के टाइम पे जो इंस्टाग्राम पे हम रील्स वगैरह यूज करते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स हम देखते हैं, तो ये भी एक मनोरंजन का माध्यम होता है। प्रजातंत्र का एक रक्षक होता है, यानी कि सरकार से सवाल जवाब करने का काम मीडिया के द्वारा किया जाता है, ठीक है। सरकार का विरोध करने का जो काम होता है वो मीडिया के द्वारा किया जाता है। विपक्ष का साथी होता है मीडिया। विपक्ष आपस में मिलके, विपक्ष और मीडिया मिलके सरकार का विरोध करता है, सरकार की नीतियों का विरोध करता है। तो इससे क्या होता है कि जो सरकार होती है वो काफी ज्यादा अच्छे से काम करती है। फिर एजेंडा निर्धारण में ये काम करता है। एजेंडा निर्धारण यानी कि समाज को किस दिशा में लेके जाना है, समाज में किन मुद्दों को हम सबसे ज्यादा टॉप पे रखेंगे, कौन से मुद्दों पे हमें बातचीत नहीं करनी है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, अभी हाल फिलहाल में ऐसा मुद्दा कोई है नहीं, लेकिन अगर हम पहले के टाइम पे आज से कुछ टाइम पहले के बारे में देखते हैं, तो उस टाइम पे जो ईडी था उसकी जो चल रही थी, ईडी की जो छापेमारी थी उसके बारे में काफी ज्यादा मीडिया में उछाल चल रहा था, ठीक है। और आज के टाइम पे जो राहुल गांधी उसकी सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया, तो ये बहुत एक हॉट मुद्दा बना हुआ है, ठीक है। और भी कई सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो अलग अलग टाइम पे चलते रहते हैं। जैसे कि हाथरस जो गैंगरेप हुआ था उसके टाइम पे भी बहुत ही उछाला गया था, लेकिन आज उसको ऐसे दबा दिया गया, उसके ऊपर कोई बातचीत ही नहीं होती है। तो इस तरह से समाज को किस दिशा में लेके जाना, उसका क्या एजेंडा रखना है, वो निर्धारण करने में मीडिया एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब मीडिया और जनप्रतिनिधि किस तरह से काम करते हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, एक बार उसको देखते हैं। तो मीडिया जनता और जनप्रतिनिधि के बीच में एक पुल का कार्य करती है, ठीक है, यानी कि दोनों के बीच में एक सेतु का काम करती है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करने में सहायता करता है। जो लोकतंत्र होता है उसमें क्या क्या कमजोरियां आ रखी हैं उनके बारे में बताने का काम करता है, उनके बारे में लोगों को अवेयर करता है। इन कमियों को दूर करने के उपायों को भी बताता है, यानी कि ये जो कमियां हमें मिल रही हैं, सिर्फ हम इतना तो नहीं है कि हम सिर्फ कमजोरियां बताए जा रही हैं। तो मीडिया का काम होता है कि उन कमजोरियों को दूर करने के उपायों के बारे में भी बताना। मीडिया जनप्रतिनिधि की शरण में हो रहे घोटाले और कमियों को पता लगाने के लिए संघर्ष करता है, यानी कि कोई जो MP MLA वगैरह होते हैं उनके नीचे कुछ घोटाले चल रहे होते हैं, ठीक है, काला धंधा चल रहा होता है, तो कुछ कमियां हो रही होती हैं, तो उनका पता लगाने के लिए ये संघर्ष करता है। फिर मीडिया संसद में हो रही चर्चाओं को जनता तक पहुंचाता है। संसद में कौन कौन से नए बिल आए हैं, उनके बारे में क्या बात हो रही है, किस नेता ने क्या कहा है, किसके हित में कहा है, इन चीजों को जनता तक पहुंचाया जाता है। मीडिया जनप्रतिनिधि की गतिविधियों को जनता के उस वर्ग तक पहुंचाता है जो इन विषयों को जानने की इच्छुक है कि हमारे प्रतिनिधि के द्वारा क्या क्या कार्य किया जा रहा है, ठीक है। तो मीडिया जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं हमारे, तो उनकी जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनको जनता तक पहुंचाती है, उस वर्ग तक जहां तक जो इन चीजों को जानने के लिए काफी ज्यादा इच्छुक रहते हैं कि हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं, हमारे MP MLA ने क्या कहा, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या क्या विचार रखे हैं, क्या क्या भाषण दिया, उन्होंने क्या क्या किस किस विषय के ऊपर उन्होंने बोला था। तो ये जो जानकारी होती है मीडिया के द्वारा दी जाती है। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।